मणिपुर से निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब माया नगरी मुंबई पहुंच चुकी है। दोस्तों, पिछले कई दिनों तक ये यात्रा देश के अलग अलग इलाकों से होते हुए मुंबई पहुंची है। राहुल गांधी अलग अलग जगहों पर सभाएं उन्होंने की है। फिलहाल मैं धारावी में मौजूद हूं। राहुल गांधी का इंतज़ार हो रहा है और जब ये रिपोर्ट हम कवर कर रहे हैं या खबर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय चुनाव आयोग की ओर से चुनावों के डेट्स भी डिक्लेयर किए गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कि ये यात्रा किस तरह से रही है, इससे कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष इंडिया गठबंधन को कितना फ़ायदा होगा या नहीं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। सर, आप शुरुआत से ये यात्रा को तो आप देखते आए हैं। एक तरीके से आप जिस तरह से राजनीतिक समझ आपकी है, आप चुनावों के बारे में कई जगहों पर जाकर बातचीत करते रहे हैं। चुनावों से पहले हुई ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका कितना इम्पैक्ट होगा? आपने इस यात्रा में क्या कुछ देखा? मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा आ गई। राहुल गांधी अलग अलग नुक्कड़ों पे सभा करते रहे, अलग अलग लोगों से बात करते रहे, अलग अलग मुद्दों को उन्होंने उठाया। 5 अलग ऐसे मुद्दे थे जिसके ज़रिए एक मैनिफेस्टो तैयार की गई। महिलाओं की बात हो, श्रमिक की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ऐसे तमाम बातों को उन्होंने किया। तो इस यात्रा को आप किस तरह से देखते हैं? दर्शकों को इस यात्रा को किस तरह से देखना चाहिए? मैं समझता हूँ बहुत सफल रही, ऐतिहासिक रूप से सफल रही ये यात्रा। मगर इस यात्रा की तुलना पद यात्रा से नहीं करनी चाहिए। पद यात्रा का एक अपना गति होती है, उसे एक अपना स्टाइल होता है, और ये व्हीकल यात्रा है। जो इस यात्रा ने किया वो 2-3 चीज़ थी। पहला तो इस यात्रा ने जो एक उदासी मायूसी का माहौल आ गया था 5 राज्यों के चुनाव के बाद, उसको कई हद तक तोड़ा है। मैं इस पूरी यात्रा के दौरान रहा, जैसा आपने कहा, चुनाव का हिसाब लगाना मेरा आजकल काम नहीं है। इतना ज़रूर कहूँगा, जहाँ भी कांग्रेस की जैसी भी स्थिति थी, उससे बेहतर इस यात्रा का रिसेप्शन रहा। हम बंगाल के ऐसे इलाकों में गए जहाँ कांग्रेस का वजूद लगभग ख़त्म हो गया। बिहार, उत्तर प्रदेश के भी ऐसे कई इलाके थे, लेकिन इस यात्रा को रेस्पॉन्स उससे बेहतर मिला है, इतना ज़रूर कहा जा सकता है। दूसरा, इस यात्रा ने सब्सटेंटिव मुद्दों पे फोकस किया। जहां पूरे देश में मोदी मोदी मंदिर चल रहा था, इस यात्रा ने मुद्दा किया। 5 बड़े मुद्दे रखे। आपने याद दिलाया, युवा का मुद्दा, किसान का मुद्दा, महिला का, और आज ही श्रमिक का और वंचित वर्ग का जो भागीदारी का मुद्दा है। मतलब मोटे तौर पे इस यात्रा के जरिए कांग्रेस ने दोबारा एहसास किया कि उसका वोटर है कौन। हम धारावी में खड़े हैं और ये बहुत सुंदर जगह है ये देखने के लिए कि कांग्रेस का इस देश में जनाधार है कहाँ, कौन लोग हैं इस देश में, कौन लोग कांग्रेस के साथ हैं। गरीब हैं जो हम यहाँ देखते हैं, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, औरत है, ये सब कांग्रेस के वोटर रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस खुद अपना खोया हुआ जनाधार से जुड़ रही है, खुद रियलाइज़ कर रही है कि वो इसका जनाधार है। मैं उसको कहता हूँ बॉटम ऑफ द पिरामिड। मतलब अगर देश पूरे पिरामिड की तरह है तो जो नीचे है वो कांग्रेस का वोटर है और जो ऊपर वाले हैं वो बीजेपी के साथ हैं। तो कांग्रेस दोबारा जुड़ने की कोशिश अब कर रही है और ख़ुद राहुल गांधी ने बहुत कॉन्शियसली और बहुत एग्रेसिवली ये कोशिश की। आपने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा जो पहली थी वो मोहब्बत की यात्रा थी। उसने इस देश को मोहब्बत शब्द दिया। ये यात्रा न्याय की यात्रा है और इसमें राहुल गांधी का तेवर काफ़ी आक्रामक रहा इस सवालों पे। बहुत वक्त के बाद देश में कोई इस सवालों को उठा रहा है। अब इसका चुनाव पे कितना असर होगा इमीडिएटली वो तो पता लगेगा, उसका भविष्यवाणी मैं यहाँ बैठ के करूँ कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इससे देश का मिजाज और दीर्घकाल में देश का जो एक राजनीति की गति है, दिशा और दशा है, वो बदलेगी। बिल्कुल। सर, आपने जिस तरह से कहा कि ये जो यात्रा है उससे जो कांग्रेस अपने जो वोटर बेस है, जो वो लोग हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, उन तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। एक तरीके से अलग अलग मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया। महिलाओं के मुद्दे को भी उन्होंने महाराष्ट्र में उसके 5 जो मुद्दे थे वो उठाए और ऐसे तमाम पोल प्रोमिसेस उनकी ओर से किए गए जो शायद कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में उसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन सर, एक ऐसे समय में ये चीज़ें राहुल गांधी कर रहे हैं जब, जैसे कि आपने कहा, हिंदू मुस्लिम होता है, धर्म की राजनीति हो रही है। अब अलग अलग तरीके से हम देखते हैं कि सेना के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है, मंदिर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है।
टीवी मीडिया का क्या हाल है वो तो हम सभी जानते हैं। तो उस समय कौन जानता है? तो ऐसे समय में सर जब ये यात्रा निकाली गई तो एक तो टीवी मीडिया पर हमने इसे देखा नहीं, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की राजनीति, तो ये कितना चैलेंजिंग रहा है। और जो चुनाव का अभी जब हम बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग की ओर से इसके डेट्स भी डिक्लेयर किए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो पॉलिटिक्स जिस देश की हो रही है उस पर ना जाते हुए राहुल गांधी की ओर से जो एक दूसरा जो एग्रेसिव मुद्दों वाली बात करना, क्या आपको लगता है वोटर उसके लिए तैयार है, या 10 साल में जो वोटर हैं उनकी परिस्थिति या मनोस्थिति भी बदली गई है और ये एक अलग चैलेंज था लेकिन राहुल गांधी वो चैलेंज लेकर इस यात्रा में उतरे? देखिए, 10 साल में इस देश में बहुत जहर, बहुत झूठ डाला गया है लोगों के दिमाग में, इसमें कोई शक नहीं है। अब झूठ की काट, जहर की काट ये नहीं हो सकती कि आप हल्का जहर दें, आपको तो उसको काटना ही होगा। तो मोदी की काट मुद्दा है और कोई तरीका नहीं है, आपको मुद्दे इस देश की जनता के सामने ले जाने पड़ेंगे और मैं समझता हूँ कि वो काम इस यात्रा ने किया है। अब देखिए, चुनाव घोषित हो गया है, ये चुनाव में ऑपोजिशन क्या कर सकता है? अभी मैं नहीं कह रहा जीतेगा हारेगा, ये सब बाद में पता लगेगा। ऑपोजिशन तभी खड़ा हो सकता है अगर मोदी के बरक्स मुद्दों को खड़ा करे। जब वो हिंदू मुसलमान कहें तो ऑपोजिशन जवान और किसान कहे। जब वो चंदा दिखाएं तो ऑपोजिशन उसका धंधा बताए, है ना? ये आपके पास यही तरीका है। वो कहेंगे चंदा, ये दिखाएंगे धंधा, वो दिखाएंगे मनी, आप दिखाओगे मणिपुर। यही करना होगा ना। तो मैं समझता हूँ यही इस चुनाव का रहेगा। अब सवाल है कि मनी के जवाब में मणिपुर को कितना ऊंचा खड़ा किया जा सकता है, चंदे के धंधे को किस तरह से जनता तक पहुंचाया जा सकता है, और हिंदू मुसलमान के आधार पे इस देश को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ जवान और किसान, ये जो अग्निवीर योजना है। इस लिहाज से एक बात ज़रूर कहूँगा, कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में खुल के बोल्ड बातें नहीं कही। इस बार खुल के बोल्ड बात कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को हम कैंसिल करेंगे। किसी को कहने की ज़रूरत है भाई, क्या हो रहा है देश में? मजाक आप सेना के साथ कर रहे हो। एमएसपी किसानों को लीगल गारंटी के साथ दी जाएगी। किसान सुनना चाहते हैं यही शब्द। कांग्रेस ने 2019 में नहीं कही थी, इस बार कह रहे हैं। महिलाओं को आप 1 लाख रुपए तक का देंगे, गरीब महिलाओं को देंगे। और नौजवानों के लिए ये जो 1 साल की गारंटी की नौकरी है, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डिक्लेरेशंस हैं। अब सवाल मेरे मन में है वो यही कि क्या ये मुद्दे और ये घोषणाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएंगी? अभी यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से ज़्यादातर लोगों को आइडिया भी होगा, जबकि ये पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेने वाले लोग हैं, यहाँ आ गए हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, खड़े होकर देख भी रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ भी ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो अंतिम व्यक्ति तक ये घोषणाएं कैसे पहुँचें, उसकी परीक्षा है। चुनाव आयोग ने जो शेड्यूल बनाया है, मैं अभी पलट के देख रहा था, इतना लंबा शेड्यूल है, जून तक ले गए। अब सोचने वाले सोचते हैं कि ये मोदी जी की सहूलियत के लिए बनाया गया है कि एक आदमी को इतना तकलीफ ना हो इलेक्शन करने में, बीच बीच में ब्रेक भी मिले, वो कर ले। मगर इससे किया तो मोदी जी की सहूलियत के लिए गाया होगा, ऐसा सबको लगता है, लेकिन इससे ऑपोजिशन को भी वक्त मिल रहा है अपने मुद्दों को आखिरी व्यक्ति तक ले जाने का। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है, महाघोटाला, इस देश के इतिहास में इससे बड़ा घोटाला पकड़ा नहीं गया। हुए होंगे, लेकिन जिसका कागजी सबूत मिल गया, इतना बड़ा घोटाला इस देश में नहीं पकड़ा गया है। बिल्कुल। उसका सवाल क्या आप अंतिम व्यक्ति तक ले जा सकते हैं? हो क्या रहा है ये? तो मतलब इससे पहले पुलिस इंस्पेक्टर वसूली का धंधा करता था, कभी कभी अफसर वसूली के धंधे करते थे, सरकार वसूली के धंधे में लगी हुई है। पहले ईडी भेजते हैं और फिर अगले हफ्ते कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड दे जाना मेरे पास। और ये जो फिगर अभी आंकड़े आए हैं ना, 1000 करोड़, 100 करोड़, ये तो भैया आटे में नमक है। सब जानते हैं कि इस देश में बिजनेस करने के लिए आपको थोड़ा सा वाइट चाहिए होता है ताकि बाकी ब्लैक चला लें। बिल्कुल। तो ये जो कल फिगर आए हैं, ये तो वो थोड़ा सा नमक है, बाकी आटा जो है वो तो अभी भी आपकी आंख में नहीं है। बिल्कुल। ये सवाल वोटर तक जाएगा या नहीं, यही चुनौती है हमारे साथ। और ये काफ़ी अहम मुद्दा सर आपने उठाया, पीएम केयर्स के बारे में। तो अब तो हमें पता भी नहीं है कि वहाँ पर कितने पैसे गए हैं और मुद्दे जनता तक पहुँच रहे हैं या नहीं, क्योंकि मीडिया तो नहीं दिखा रहा, ये हम भी बार बार कह रहे हैं। सवाल अब, क्योंकि आपने 2019 का जिक्र किया था और ये सवाल मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ, आज वापस पूछना चाहूँगा कि 2019 में जिस तरह से चीज़ें हुई, उसके बाद आपकी ओर से जो लेख आया था दैट द कांग्रेस शुड डाई इट्स ओन डेथ,
तब आप बहुत नाराज़ थे कि जिस तरह से एग्रेसिव कांग्रेस को होना चाहिए था, जो मुद्दे उठाने चाहिए तो पार्टी नहीं उठा रही थी और किसी दूसरे को आगे नहीं आने दे रही। 2024 आते आते अब आप किस तरह से देखते हैं? आप पहले यात्रा में थे, तब मैं एक चैनल में था, तब भी मैंने आपसे बात की थी। अब मैं भी चैनल से नहीं हूँ, आप दूसरी यात्रा में भी हैं। ये यात्रा भी अलग है, वो पद यात्रा थी, ये गाड़ियों से यात्रा है। फिर हम वापस बात कर रहे हैं। तो क्या फ़र्क आप देखते हैं? और कांग्रेस 2019 बनाम 2024, राहुल गांधी 2019 बनाम 2024, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? जैसे आप मुक्त हो गए वैसे पूरा देश मुक्त हो जाए, मैं तो यही मनाता हूँ। देखिए, 2019 के बारे में गुस्सा इसलिए था कि आपने चुनाव में वॉकओवर दे दिया। इतना बड़ा चुनाव, इस देश को इतना बड़ा खतरा, और आप वॉकओवर दे गए चुनाव में। कम से कम इस चुनाव में कांग्रेस लड़ रही है जमीन पे, और मैं समझता हूँ इस देश के हर व्यक्ति को, जिसे इस देश से लगाव है, उसका धर्म बनता है जो इस वक्त देश बचाने के लिए लड़ रहा हो उसके साथ। तो मैंने आलोचना जो की थी कांग्रेस की, ये की थी कि आप लड़े नहीं, इतना बड़ा चुनाव आपने छोड़ दिया इनके लिए। लड़ो तो जो लड़ेगा उसके साथ होना फर्ज बनता है। बाकी आपने कहा पूरा मीडिया कुछ नहीं दिखाता। देखिए, एक बात बताऊं, सबसे बड़ा दुनिया का मीडिया ये नहीं है, और ये कैमरा नहीं है, और ये माइक नहीं है। सबसे बड़ा मीडिया है मेरा मुंह और आपका कान। इस मीडिया का कोई मुकाबला नहीं है। 1977 में मैं बच्चा था, 14 साल का था। अखबार कांग्रेस पार्टी के हाथ में थे, सेंसरशिप थी, रेडियो सरकार का था, टीवी उन दिनों हुआ ही नहीं करता था। सारे चुनाव में इंदिरा जी जीत गई, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये वो। चुनाव से एक दिन पहले भी एक भी अखबार नहीं कह रहा था कि कांग्रेस हार सकती है। लेकिन ये जो मीडिया है ना, ये चल निकला, और जब ये मीडिया चला सारे मीडिया फेल हो गए। तो याद रखिए, सबसे बड़ा मीडिया ये है। ये जिस दिन चल गया, जिस दिन इस देश की जनता को ये एहसास हो गया कि अरे ये तो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, अरे ये तो नफरत फैला रहे हैं अपना धंधा चलाने के लिए, जनता जब पलटती है ना तो फिर बड़ा जोर से पलटती है। देखते जाइए। बिल्कुल, ये बहुत अहम चीज़ आपने कही है। अब सर, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं योगेंद्र यादव जी के साथ खड़ा हूँ और चुनाव की बात ना करूँ या पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात ना करूँ। कांग्रेस की बात हमने की। 17 तारीख को मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की ओर से एक वहाँ पर भी एक रैली की जा रही है। इंडिया गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं फिलहाल? क्योंकि हम देखते हैं ममता बनर्जी की ओर से अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए गए, फिर कभी अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। पंजाब में पहले वो अपने कैंडिडेट का ऐलान कर देते हैं, भगवंत मान, फिर उसके बाद बातचीत कर वो एक तरीके से कंसेंसस लाने की कोशिश करते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर आप किस तरह से, क्या जितनी एग्रेसिव कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग भी उतने एग्रेसिव हैं, या जो सीट्स को लेकर उनके बीच में अभी भी मतमुठाव चल रहा है, उसका असर या उसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है, या वो आपस में सुलझा लेंगे? ये 3 सवाल हैं जिसे आपका मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर क्या कहें। आज से 1 साल पहले जब इंडिया गठबंधन बना नहीं था, तब लोगों को लगता था ये तो ऐसे ही बिखरे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब बन गया तो उम्मीद हुई कि 100% यूनिटी हो जाएगी। तो ना तो 0 हुआ ना 100 हुआ, कोई 80 के करीब पे आके मामला रुक गया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन की जितनी यूनिटी हो सकती थी वो नहीं हुई है। नीतीश कुमार चले गए, जयंत छोड़ के चले गए, नुकसान होता है इन चीज़ों से, इससे इनकार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ सबसे कड़ा मुकाबला है और बदलाव की गुंजाइश है, वहाँ ये अलायंस ठीक काम कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र में अलायंस है, और मुझे विश्वास है कि ये प्रॉपर इनका सीट एडजस्टमेंट सब हो जाएगा, काम करेगा। बिहार में अलायंस बतौर अलायंस ठीक काम कर रहा है। नीतीश बाबू चले गए, उससे उनका काम आसान हो गया है, बतौर अलायंस काम कर रहे हैं, और तेजस्वी काफ़ी ऊर्जा दिखा रहे हैं। बंगाल में देखिए, अलायंस असली चुनौती है नहीं। बंगाल में लड़ना ममता बनर्जी को है, कांग्रेस की बहुत थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, और ममता ने डिसाइड किया है कि मैं अकेली लड़ूंगी, बाकी सबको छोड़ दो। इससे सीटों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ माहौल पे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, हेडलाइंस पे फ़र्क पड़ता है, वो ज़रूर बात है। तो अभी भी मुझे लगता है, और कल आप यहाँ रैली है देखेंगे, मुझे लगता है कि अलायंस की जो एक कुल मिला के ताकत थी, उसका 80-90% लग रहा है। और मैंने पहले दिन भी कहा था कि भैया देखना, एक्चुअली 80 से ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि जो स्थिति है उसके अंदर वो नहीं हो पाता है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अलायंस, सीटों का गठबंधन तो हो जाएगा, मगर उसके साथ क्या 2-4 चीज़ देश के सामने रख सकते हैं कि हम अगर सत्ता में आए
तो सिर्फ कांग्रेस नहीं, हम सब किसान को एमएसपी देने की गारंटी करते हैं जी। हम सब युवाओं को 1 साल की नौकरी की गारंटी करते हैं। ऐसी 2-4 बड़ी बात कॉमन रखेंगे। मिनिमम प्रोग्राम की तरह। हाँ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बड़ी चीज़ है। मैं कहता हूँ देखिए, बड़ा दस्तावेज कोई नहीं पढ़ता, लोगों को 3-4 चीज़ें याद रहती हैं। क्या इंडिया अलायंस ऐसी 4-5 बड़ी घोषणाएं जनता के सामने रख सकता है जो लोगों को लगे हाँ भाई अच्छा ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये आएंगे तो ये करेंगे, इतना तो जानने का हक पड़ता है, और वो अभी तक घोषित नहीं हुई हैं। मुझे इंतज़ार है कि वैसी कोई घोषणा हो, उससे चुनाव में फ़र्क पड़ेगा। और अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आया है, कम से कम मेरी इतनी उम्मीद तो बनती है कि पूरा इंडिया अलायंस अपनी पूरी ताकत लगा के इस घोटाले को इस देश के हर आखिरी इंसान तक लेके जाए। बिल्कुल। योगेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से अब चुनाव आ चुके हैं, हमने देखा गठबंधन की बात भी आपने कही, अब ये जो मुद्दे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो गया, या चुनाव आयोग में हम देखते हैं किस तरह से जो उनके अधिकारी हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, 2 नए लोगों को लाया गया है, ईवीएम का मुद्दा है, वीवीपैट का मुद्दा है, ये जो आपने कहा कि मीडिया के थ्रू तो ये सारे मुद्दे पहुँच नहीं रहे, वर्ड ऑफ माउथ से आपको लग रहा है कि ये मुद्दे पहुँच रहे हैं? आप तमाम, मैं देखते भी आया हूँ, आप सब लोगों से बात भी कर रहे हैं, जितने पैमाने पर पहुंचना चाहिए वो पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन ज़ीरो भी नहीं है। तो क्या वर्ड ऑफ माउथ से धीरे धीरे लोग समझ तो रहे हैं, उनके जेब पर तो असर पड़ रहा है, भले ही वो घर के बाहर झंडा लगा रहे हों 22 जनवरी को, जेब पर, उनके घर पर जो बच्चे हैं उनके रोज़गार पर, स्कूल पर, हर चीज़ पर असर तो पड़ रहा होगा। क्या आपको लग रहा है कि ये जो जनता है वो धीरे धीरे समझ रही है कि क्या कुछ हो रहा है? धीरे धीरे समझ रही है, मगर पॉइंट ये है ना कि धीरे धीरे में गाड़ी ना निकल जाए। अब गाड़ी की तो डेट आ गई है ना, 19 तारीख को गाड़ी चल दी है, तो धीरे अब अपोजिशन पे चैलेंज ये है, देखिए बैठे बैठाए आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं, मुद्दे अपने आप नहीं बनते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं। तो अपोजिशन के पास कहने को बहुत कुछ है, पर क्या अपोजिशन उसको मुद्दा बनाने के लिए पूरी ऊर्जा लगाने को तैयार है? पूरी ये तो जान लगा के लड़ने वाला इलेक्शन है ये। अपोजिशन क्या ये पहुंचा पाएगा, उस पर डिपेंड करता है। मुद्दे हैं, जिस दिन इस देश की जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड की हकीकत पता लग गई, इस देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस दिन देश के लोगों को ये लग गया कि यार ये हिंदू मुसलमान का सारा मामला इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड से हटाया जा सके, ताकि आपका ध्यान इस देश की लूट पे हटाया जा सके, अडानी जो कर रहा है उससे हटाया जा सके, तो जनता खड़ी हो जाएगी। अब चुनौती अपोजिशन के पास ये है, क्या वो अपना संदेश अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकेगा इतने वक्त में? आज पहुंच चुका है, नहीं पहुंचा है, अगले 2-3 हफ्ते में, 5 हफ्ते में पहुंचेगा, यही चुनौती है आज अपोजिशन के पास। मीडिया साथ नहीं है, जिसका मतलब है ज़मीन पे कार्यकर्ता को लगाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत किसी पार्टी की 2-4 सीट जीतने के लिए नहीं, अगर वो होती तो मेरे जैसे लोग क्यों खड़े थे? ना हमें कोई सीट जीतनी है, ना कोई हारनी है, ये देश बचाना। ये चुनाव गया तो संविधान हमारे हाथ से गया, ये देश बचाने का चुनाव है। इस लिहाज से ये सोच के अगर लड़ा जाएगा तो मुझे लगता है इस देश में अभी भी सच के लिए जो लड़ता है उसकी जीत होती है। हमने योगेंद्र यादव जी को सुना। सर बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मणिपुर से मुंबई तक आए हैं, ये नब्ज़ समझते हैं, साथ ही साथ ये कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए इन्होंने जिस तरह से बातें की, जो मुद्दों की बात की, लोगों तक ये मुद्दे पहुंच रहे हैं या वो नहीं, वो बात की, कांग्रेस 2019 बनाम कांग्रेस 2024 और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की बात की, उसके लिए आपको समझाने की कोशिश थी दोस्तों कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। मीडिया भले ही ना कहे, हमारे जैसे कुछ लोग, जैसे कि इन्होंने कहा कि लोग बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, 1977 की बात इन्होंने की, इसके ज़रिए बताने की कोशिश ये है कि ज़मीन पर कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं, और उनमें से ही एक अहम शख्स योगेंद्र यादव को हम आपके सामने लाए हैं। इन्होंने जो कहा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, चैनल का नाम है सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें। ऐसे तमाम लोग हैं जो इस वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम चाहते हैं आप सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से बिना चीख चिल्लाहट, बिना किसी नौटंकी के आपके सामने जो मुद्दे हैं उसे लाने की कोशिश करते हैं। योगेंद्र जी जैसे ही हम भी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सुने। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धारावी से आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।